नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल दूधावत साइंस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतर परावर्तन, वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन किया था। उसके साथ ही हमने एक टॉपिक और देखा था जिसका नाम था समतल दर्पण। आज हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से परीक्षा में लगभग इसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं और बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? क्या है? कुछ दर्पण कैसे होते हैं? वक्र होते हैं या मुड़े हुए होते हैं। इनकी सतह कैसी हुई होती है? मुड़ी हुई होती है, तो उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। जो गोलीय दर्पण है इसका निर्माण किसी खोखले गोले को काट कर किया जाता है। जैसे ये खोखला गोला है, इसको काट कर दर्पण का निर्माण किया जाता है। किसका? गोलीय दर्पण का। ठीक है। तो क्या है? ये एक खोखले गोले का ही भाग होता है जिसकी एक सतह पर किसी परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम का या फिर सिल्वर का। जैसे इसके एक हिस्से पर या तो अग्रभाग पर या पश्च भाग पर कोटिंग कर दी जाती है, और जो परावर्तक पदार्थ का जो लेप किया जाता है इसके आधार पर भी इसका एक नाम दिया गया है। अगर पीछे के भाग पर अगर लेपन कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं पश्च लेपित दर्पण, जो कि अवतल दर्पण का है। जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा हमारा। ये पर तो लेपन कर दिया हमने, और जो दूसरी तरफ का जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इसको ये क्या इसका काम करेगा? अवतल दर्पण का काम करेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया पश्च लेपित दर्पण। और जो अवतल दर्पण क्या करता है, जो इस पर प्रकाश का किरणों का एक पुंज आपतित करवाया जाता है, तो किरणों को आपस में इकट्ठा करने का कार्य करता है। जो परावर्तन के पश्चात जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित करवाई जाती हैं तो ये क्या करता है? परावर्तन के पश्चात उन किरणों को इकट्ठा कर देता है, फिर इस तरह से परावर्तित कर देता है। और परावर्तन के पश्चात ये सभी किरणें जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु से होकर ये गुजरती है। वहीं अगर इस गोले के भीतरी भाग पर या अग्रभाग पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए, जैसे ये इसका अग्रभाग है तो इस पर हम लेप कर देंगे, इससे जो दर्पण का निर्माण होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, लेंस और दर्पण में फर्क होता है। आपने नाम सुना होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जो दर्पण और लेंस होता है उसमें फर्क होता है। तो ये क्या करता है? उत्तल दर्पण जो होता है इस पर जब प्रकाश किरणें आपतित करवाई जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये किरणों को फैला देता है। और जो परावर्तन के जो पश्चात जो किरणें परावर्तित होती हैं वो एक आभासी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ ले जाने पर
ये इस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, जैसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। ऐसे इनके ये किरणों के पुंज के परावर्तन के आधार पर भी इसके नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये क्या करता है? किरणों को इकट्ठा कर देता है, यानी अभिसारित करता है। तो इसलिए जो अवतल दर्पण है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है किरणों को फैला देता है, यानी किसी आभासी बिंदु से परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो परवलयिक दर्पण होता है, जो कि किरणें जब आती हैं तो उन्हें इकट्ठा करके एक समांतर पुंज के रूप में वो प्राप्त करता है हमें, जिससे हमें वो फोकस दूर तक जाए और हमें दूर तक की वस्तुएं दिखाई देने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। जैसे ये कोई दर्पण ले लिया हमने, ये अक्ष, ये हो गया। जो दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। और जब परावर्तन के पश्चात जब किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इस पर प्रकाश पुंज आपतित करवाया जाता है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती है, फिर जिस बिंदु से किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करते हुए गुजरती हैं, उसे हम फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु। ये हो गया फोकस बिंदु। ठीक है। और जो गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है, जो इसका केंद्र है, ये सी, ये इसका केंद्र है। जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, जो वक्रता केंद्र कहाँ है? ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की वो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा दर्पण पर लंब होती है। क्या होती है? हमेशा दर्पण पर लंब। इसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका हो गया ध्रुव। ठीक है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। जो इसका फोकस होता है वो फोकस क्या होता है? दर्पण के दूसरी तरफ होता है, आभासी होता है। तो ये हो गया इसका फोकस, एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो भी इसके दूसरी तरफ होती है। तो इसको हम, ये वक्रता त्रिज्या ये हो गई, इसको कहते हैं हम वक्रता केंद्र। ठीक है। ये बात करने के बाद इसकी जो दूरियां हैं, हाइट है, किसकी हाइट, किसकी बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और जो दूरियां हैं, वक्रता त्रिज्या है, ये कैसे ली जाती है, इनका मान क्या होता है, इसको जानने के लिए हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है? ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, एक्स प्राइम अक्ष। जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमेशा जो अक्ष पर इस तरफ की, दाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और जो इस तरफ की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इसी तरह से जो वाई अक्ष पर लेते हैं, जब इस तरफ हम जाते हैं तो हमेशा ऋणात्मक दूरियां ली जाती हैं, और जो इस तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक हो जाती हैं। ठीक है। तो दर्पण पर जो किरणें आपतित करवाई जाती हैं वो हमेशा बाईं तरफ से आपतित करवाई जाती हैं।
जैसे इस पर जो किरणें आपतित करवाई जाएंगी वो हमेशा बाईं तरफ से आपतित करवाई जाती हैं, और इस पद्धति के अनुसार जो इधर की जो दूरियां होती हैं वो सारी ऋणात्मक होती हैं और इधर की धनात्मक। ठीक है, इधर की दूरियां ऋणात्मक और इधर की दूरियां धनात्मक। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अवतल दर्पण में वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और जो बिंब की ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर ये धनात्मक है। ठीक है, आपको अगर नहीं आया समझ में तो फिर से समझा देता हूं मैं। ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। जो इधर की दूरियां हैं वो तो ऋणात्मक हो जाएंगी, ऋणात्मक दूरियां। ठीक है, जो इधर की इधर जो आएगा फोकस दूरी होगी जो अवतल दर्पण में आती है, ये मुख्य अक्ष है। जो इधर की दूरियां हमेशा धनात्मक दूरियां होती हैं। जैसे उत्तल दर्पण का फोकस, इसकी फोकस दूरी f, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो फोकस यहाँ पर होता है, फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होती है। और जो इसका जो वक्रता केंद्र होता है यहाँ पर, तो वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या भी कैसे होती है, ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर भी इसका केंद्र हो गया। ठीक है, ये हो गया। जो इसका बिंब है, जो बिंब हमेशा बाईं तरफ लेते हैं, जो बिंब होता है वो हमेशा बाईं तरफ होता है। तो जो बिंब की जो दूरी होती है, यहाँ पर अगर हम बिंब ले लेते हैं, जो बिंब की जो दूरी होती है ये भी क्या होगी, दर्पण से बाईं तरफ, तो ये भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जो बिंब की जो दूरी होगी वो भी हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। क्यों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में भी हम इधर की तरफ लेते हैं बिंब, तो बिंब अगर यहाँ होगा तो यहाँ जो दूरी होगी वो कैसे होगी, ऋणात्मक। ठीक है, और जो बिंब की ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा बिंब ऊपर की तरफ रखते हैं, तो ये कैसे होगी, बिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ पर भी बिंब की ऊंचाई कैसे होगी, धनात्मक। और जब प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे। तो मुख्य अक्ष से नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा तो मुख्य अक्ष से नीचे की जो ऊंचाई होती है उसे किसमें लेते हैं, क्या होती है वो, नेगेटिव। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक। इसी तरह उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी, धनात्मक। धनात्मक प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा दो किरणों का आपस में प्रतिच्छेदित करना है या काटना। ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदित करना, काटना। ये दो किरणें हैं, दो किरणें जब तक आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तब तक किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना संभव नहीं है। जो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जब एक्स अक्ष पर हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, और जो एक्स अक्ष पर बाईं तरफ बढ़ते हैं हम तो दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। उसी तरह से बाई अक्ष पर, एक्स अक्ष से ऊपर या बाई अक्ष पर
आगे बढ़ने पर, ऊपर बढ़ने पर ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है और नीचे जाने पर हमेशा ऋणात्मक होती है। और जो बिंब होता है या वस्तु होती है वो हमेशा, या फिर प्रकाश किरणें हमेशा से दर्पण पर बाईं तरफ से आपतित करवाई जाती हैं, ठीक है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक दूरी में ली जाती हैं। इसके साथ ही जो बिंब होती है, बिंब की दूरी भी हमेशा से ऋणात्मक होती है। और जो बिंब की ऊंचाई होती है मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष से कुछ तो ऊपर होगा, जो बिंब की ऊंचाई होती है वो क्योंकि बाह्य अक्ष पर होती है, तो बाह्य अक्ष पर ऊपर की तरफ जाने पर धनात्मक होती है, तो जो बिंब की ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण पर बिंब की जो ऊंचाई होती है वो भी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। और जो बिंब की मुख्य बिंदु या ध्रुव से जो दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक, क्योंकि बाईं तरफ से बिंब से क्या है, किरणें निकलकर यहाँ पर आपतित होती है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में सिर्फ एक फर्क है कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा से धनात्मक होती है। जो इस पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, यानी मुख्य अक्ष से नीचे बनता है। जो भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, और जो मुख्य अक्ष से ऊपर प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा धनात्मक होगा। जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है जो मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो ये कैसा होगी, धनात्मक, है ना, ठीक है। ऊंचाई इसकी कैसे होगी, धनात्मक, क्योंकि यहाँ नीचे बनता है तो कैसे होगी, ऋणात्मक, ठीक है। इसमें एक बात सामने आती है, जो मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, और जो मुख्य अक्ष से ऊपर बनते हैं वो सीधे बनते हैं। जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं कैसे, वास्तविक, और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे होते हैं, काल्पनिक या आभासी। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ विशेष किरणों की जो प्रतिबिंब के लिए हमें जरूरी होते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ ऐसी किरणों की जिनके माध्यम से हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिनमें सबसे पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजर जाती है जिसे कहते हैं हम फोकस बिंदु। यानी जो ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर किरण इस पर आपतित करवाए तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ, ये इधर चली गई। जो परावर्तन के पश्चात जो किरण परावर्तित होती है वो हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो आभासी बिंदु होता है उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित करवाई जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी किरण की बात करते हैं हम। दूसरी किरण आती है फोकसीय किरण। इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि फोकस से गुजरेगी, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो क्या है, जब हम कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित करवाते हैं, आपतन से पहले कहां से, फोकस से गुजरेगी, तो क्या करेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर
परावर्तित हो जाती है। ठीक है, वहीं हम यहाँ देखते हैं कोई किरण है जो आपतित हो रही है दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात कहाँ चल जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। यहाँ पर इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। और अवतल दर्पण में तो स्पष्ट है कि जब कोई सी प्रकाश की किरण को फोकस से गुजार कर दर्पण प्राप्त किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये बात हो गई हमारी फोकसीय किरण की। इसके बाद आती है तीसरी किरण है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण यानी नाम से ही हमें लग रहा है जैसे कि ये दर्पण पर अभिलंब का कार्य करती है, यानी दर्पण पर कैसे होती है, अभिलंब लंबवत होती है। ठीक है, जो अभिलंब किरण जो होती है वो क्या करती है, केंद्र से गुजरते हुए, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है। यानी ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और जो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आई है। यानी अभिलंब किरण क्या है, वह किरण जो दर्पण पर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो या आती हो। अवतल दर्पण में तो आती है और उत्तल दर्पण में क्या आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होती है, जो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आपतित हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब किरण। जो अभिलंब किरण जो होती है वो हमेशा से दर्पण पर लंब होती है, लंब का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आती है तिर्यक रेखा या तिर्यक किरण। तिर्यक किरण जो तिर्यक किरण होती है वो क्या करती है, जो मूल बिंदु होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव पर आपतित होती है। ये कोई तिर्यक किरण है और ये परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे दिशा में, किसी तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। जब किसी तिर्यक किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किसी तिर्यक रेखा में, दूसरी तिर्यक रेखा में वो चली जाती है, और जो कि कहाँ पर आपतित होती है, मूल बिंदु पर। और परावर्तन के पश्चात किसी तिर्यक रेखा दूरी मतलब तिर्यक रेखा में या तिर्यक दिशा में चली जाती है। जो इससे एक बिंदु, आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण, तो क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष होता है वो तिर्यक कोण को, तिर्यक रेखा को दो भागों में विभाजित कर देता है। जो आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब का कार्य करता है इस पर, है ना। ठीक है, वक्रता केंद्र से दूरी यहाँ पर अभिलंब का कार्य करेगी। जो तिर्यक रेखा है, जो तिर्यक रेखा के में जो आपतन कोण है और आपतन रेखा है, आपतित रेखा, और जो ये है इसके मध्य का जो कोण बनेगा उसका मान आई होगा, जो आपतन कोण का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद ही जो परावर्तित किरण होती है वो और ये रेखा अभिलंब मिलकर या फिर वक्रता त्रिज्या के मध्य का जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है, जिसपे हम आर कहते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है, यानी ये कोण हो जाएगा आई और ये कोण हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये मुख्य रेखाएं थी 4, इनके बारे में हमने जान लिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और किसी भी तरह की इस टॉपिक से संबंधित परेशानी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो पहला आता है जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, जब बिंब अनंत पर हो। तो ये कोई अवतल दर्पण बना लिया हमने एक, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। जब बिंब अनंत पर हो, यानी अनंत पर होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, जब बिंब अनंत पर हो तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर परावर्तन के पश्चात जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, और वहीं उत्तल दर्पण जो होता है उन्हें फैलाने का कार्य करता है। तो क्या है, जो परावर्तन के पश्चात जो किरणें एक बिंदु से गुजरती हैं जिसे हम फोकस कहते हैं। तो फोकस पर जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब बिंब अनंत पर या वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है कोई ठीक है, ये कोई किरण है, परावर्तन के पश्चात यहाँ से गुजर जा रही है, ये अनंत पर है और यहाँ पर हमारा क्या है, फोकस। तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पर फोकस पर बनता है। जब बिंब अनंत पर हो तो फोकस पर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, और फोकस पर जब प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा। क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक। और कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा होगा, उल्टा, और फोकस पर बनता है। ठीक है, स्थिति फोकस पर है ना। आकार कैसा होगा, तो आकार कैसा होगा उसका, बहुत छोटा, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है और फोकस पर बन रहा है। फोकस पर कैसे बनता है, आकार छोटा होगा, अत्यंत छोटा कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। ये वक्रता केंद्र हो गया C, ये फोकस है, और ये अनंत से और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, और एक किरण ये गई और ये यहाँ पर। ठीक है, जब बिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो, एक बात स्पष्ट है, जैसे जैसे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से, मतलब जैसे जैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे उसकी आकृति क्या है, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे बिंब दर्पण के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ही प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ बना, ये कैसे, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के कहाँ बन रहा है, मध्य में। जो ये कैसा होगा,
वास्तविक, ठीक है। उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे तो कैसा बनेगा, उल्टा, है ना। ये एक टॉपिक बहुत ही जटिल टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम समय की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो प्लीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा खिंच गया है वीडियो, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। कैसा हुआ, उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे है। और अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक, वास्तविक बनते हैं, ठीक है। आकार कैसा होगा, चूंकि दर्पण से दूर जाता जाएगा तो आकार बड़ा होता जाएगा, तो आकार कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं होता, ठीक है। अत्यंत छोटा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है जब बिंब, अगले बिंदु की बात करते हैं। जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर होगा बिंब, तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, देखते हैं अभी। देखिए आप चित्र के माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए और आप बना पाएंगे अच्छे से इसको, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया क्या, अविलंब, ये इसका क्या हो गया, फोकस, और ये हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र। जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो एक किरण ये हो गई, ठीक है, और दूसरी किरण हो गई ये, ठीक है, फोकस से गुजर दी। तो ये क्या फोकस से गुजर रही है, तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और जो ये किरण है, ये किरण क्या होगी, यहाँ से टकराने के पश्चात यहाँ पर आकर मिलेगी। थोड़ा तिरछा हो गया, यानी कि फोकस से गुजरकर दर्पण प्राप्त हुई और मुख्य अक्ष के समांतर चली गई किरण, जो केंद्र से आ रही आपतित हो रही है यहाँ पे। दूसरी किरण जो परावर्तन के पश्चात सीधे चली गई, और कहाँ पर, वक्रता केंद्र के नीचे, वक्रता केंद्र पर आके आपस में इन्होंने प्रतिच्छेदित किया। यानी कि जब बिंब वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, जो कि कैसा बनता है, वास्तविक। आप लोग सारणी बना लीजिएगा इसकी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नहीं, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, यानी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम बिंब कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस और केंद्र। अब बिंब कहाँ रख रहे हैं हम, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर बिंब है तो क्या करेगा, ये हो गया, और एक किरण हमने
अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, परावर्तन के पश्चात ये तो लौट जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरह, ठीक है। और ये किरण है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरते हुए यहाँ पर काटती है। तो यानी कि जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य होती है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। कहाँ बनता है, ये क्या कहाँ पर है, वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, ठीक है। अनंत के मध्य जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, ठीक है। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक, चूंकि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, मुख्य अक्ष से नीचे है तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और चूंकि दूरी बढ़ती जा रही है, यानी जो केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। उसके बाद बात करते हैं हम जब बिंब फोकस बिंदु पर हो, यानी जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हुई हो, बिंब फोकस बिंदु पर स्थित हो, तो बिंब जब फोकस बिंदु पर स्थित होता है, ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस और ये केंद्र, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिंब स्थित है। जब बिंब कहाँ पर हो, फोकस बिंदु पर स्थित, तो किरण करवा दी हमने, ये एक कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से, तो ये परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसी चली जाती है, और ये किरण भी क्या करती है, परावर्तन के पश्चात ऐसी चल जाती है। धीरे धीरे जब दूरी बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कहाँ पर जाकर आप मिलेंगी, अनंत पर जाकर, कहाँ पर जाकर, अनंत पर जाकर। यानी जब बिंब फोकस पर स्थित हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर जाके बनता है, जस्ट अपोजिट। अगर बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, और जब बिंब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, यानी मुख्य अक्ष नीचे है, उल्टा, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। इसके बाद एक और स्थिति आती है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आप घर पर बैठ कर भी प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, जिससे ये इसको बनाने में अपन को परीक्षा में सहायता प्राप्त हो सके। अगला बिंदु है फोकस बिंदु, वह ध्रुव के मध्य हो बिंब, बिंब कहाँ हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हो। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, और ये हो गया क्या, केंद्र। कहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित होगा। ये क्या है, एक तरह से अपवाद है, क्या है, एक तरह से अपवाद, ठीक है। तो ये किरण है यहाँ से, ये यहाँ से चली गई, ठीक है। जब बिंब
कहाँ ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो, तो जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। पहली अपवाद, पहली स्थिति है जब अवतल दर्पण में, एकमात्र स्थिति है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, क्योंकि जो परावर्तन के पश्चात है वो किरणें जो दूर दूर चली जाती हैं, वो अनंत तक भी नहीं मिलती। ठीक है, उनके मध्य दूरी बढ़ने लग जाती है। तो जब हम इन किरणों को, परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मिलती है और मुख्य अक्ष के ऊपर है। ये अपवाद है एक तरह से, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये प्रतिबिंब, और दर्पण के पीछे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, और कैसा बनेगा? सीधा, उल्टा नहीं बनेगा, ये पहली स्थिति है ना। और ठीक है, और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, ये हो गई हमारे अवतल दर्पण की स्थिति। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण पर मुख्य रूप से 3 स्थिति हैं। दो स्थिति हैं, 3 नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। आप सभी स्थितियों को घर पर बैठकर अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ये कोई उत्तल दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष है। इसकी भी उसी तरह से सारी स्थितियां हैं। ठीक है, तो पहला है जब बिंब अनंत पर हो, यानी बिंब अनंत पर होगा तो कहाँ होगा? यहाँ से दो ही किरणें ले लेते हैं हम, ज्यादा भी ले सकते हैं। जब बिंब अनंत पर हो तो किरणें, परावर्तन पश्चात क्या करता है? ये फैला देता है, किरणों को अपसारित कर देता है। तो जो परावर्तित किरणें होती है हम उन्हें पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है? फोकस पर। कहां पर बनता है? फोकस पर। और जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, इसकी मुख्य 2 बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से 2 ही महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहे तो और भी बना सकते हैं। तो जो ये प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है? वस्तु से छोटा भी बनता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति आती है अनंत और ध्रुव के बीच में किसी भी दूरी पर हो। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा अपोजिट रहते हैं किसी न किसी बात पर, एक स्थिति से दूसरी स्थिति के। ये अभिलंब है यानी, और ये फोकस है, और ये हो गया क्या? केंद्र। जब अनंत और ध्रुव के मध्य किसी भी स्थिति पर हो, माना कि हमने फोकस पर ले लिया, तो फोकस से क्या है? फोकस से किरणें आपतित करवाई, ये हो गई फोकस से किरणें। परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, दूसरी किरण ली हमने, ये। ठीक है,
ये इधर चली गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या करवाया, पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी परावर्तन पीछे की तरफ ले गए। तो ये कहाँ पर बना प्रतिबिंब, यहाँ पर, ठीक है। यानी फोकस पर रखी हुई है वस्तु पर, यहाँ पर जो किरणें आपतित हो रही है दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, है विसरित हो जाएंगी, अलग अलग दिशा में चल जाएंगी। जो परावर्तित किरणें होती हैं इनको पीछे की तरफ ले जाने पर जब हम किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, ये भी कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ चित्र है अपन हाथ से बनाया है, इस वजह से आप देख लीजिएगा। तो जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि अक्ष के ऊपर है, अक्ष के ऊपर की साइड है, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ है, तो कैसा बनेगा, सीधा और वस्तु से समान, क्योंकि समान दूरी पर है तो, ठीक है। या फिर छोटा भी बन सकता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हो सकता है आपको इस चैप्टर को समझने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, तो जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी समस्या का हल ज़रूर करूँगा। और ये चैप्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप जब भी इसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे और मतलब इसके बारे में रिवीजन करेंगे, इसको घर पे बना के देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। और अब वैसे समझ नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आएगा आपको। ये वीडियो थोड़ा कठिन है टॉपिक, इस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, आप समझ सकते हैं। और इसको मतलब घर पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, एक एक मतलब प्रतिबिंब को कैसे कैसे बनता है, कहाँ स्थिति होती है, तो कैसा है, देखिए, ज़रूर बना पाएंगे। धन्यवाद।